एक्चुअली अध्ययन बिंदु का या मानव व्यवहार दर्शन या भौतिकवाद का प्रश्न है। जब उस समय इसको गहरे से लेंगे। सत्ता क्रिया शून्य है, फिर भी सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न कैसे हैं। मतलब अभी ये शुरुआती स्टेज में ये प्रश्न अ, भैया मतलब अध्ययन बिंदु से निकाले हैं या सभी के अपने प्रश्न हैं और वो इसमें रखे हैं। भैया ये थोड़ा अध्ययन बिंदु से भी निकाले हैं और कुछ हम्म, पठनार्थी के अपने प्रश्न भी हैं। तो हाँ तो लेकिन थोड़ा सा ये अध्ययन शिविर चूंकि अभी शुरू हुआ है, तो थोड़े से गहरे प्रश्न को अगर हम इसको आगे लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जो मतलब सातवां आठवां नौवां है, इसको कह रहा हूं मैं। जी जी भैया। चलिए देखते हैं। जी, तो सभी का स्वागत है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, ये चार शब्द आए हैं स्वराज्य के संदर्भ में कि ऐसा जीना ही स्वराज्य का स्वरूप है। तो समझदारी समझ से जुड़ा हुआ है। मानव के अंदर जब समझ आती है तो उसको समझदारी बोलते हैं। तो समझने की तीन ही चीजें हैं। सह अस्तित्व दर्शन, ज्ञान, मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा हमको दिख जाए। जीवन ज्ञान, अस्तित्व में जीवन है, गठन पूर्ण परमाणु जिसको बोले हैं, जो 10 क्रिया संपन्न है, तो वो जीवन ज्ञान। और जीवन के द्वारा ही जीवन में जो समझदारी आई है उसके अनुसार ही आचरण होता है। तो आचरण को भी समझना, तो वो भी समझने की चीज है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीन से संपन्न हो जाना ही समझदारी है। ईमानदारी, तो जो समझ हो गई है उसकी अपने अंदर स्वीकृति, मतलब उसके अनुसार मानव लक्ष्य की स्वीकृति मेरे में हो जाना। मतलब अभी ईमानदारी में भी कुछ करना नहीं है, समझदारी में भी अपने अंदर ही काम है। ईमानदारी में भी अपने अंदर ही स्वीकृति होती है। मानव लक्ष्य स्पष्ट हो गया जब समझदारी आई, तो मानव लक्ष्य मेरे अंदर स्थिर हो जाना, इसको बोल रहे हैं ईमानदारी। इसको अगर परिभाषा संहिता में भी देखेंगे तो ये जो है विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक, लक्ष्यगामी दिशा और मानव लक्ष्य में विश्वास, ये मतलब अपने अंदर की स्थिति आती है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब भी है अस्तित्व समझ में आ गया है, जीवन समझ में आ गया है, और आचरण भी, मानवीय आचरण भी समझ में आ गया है कि इसके अनुसार हमें जीना कैसे है। ये मेरे अंदर स्थिर हो जाना, इसका ऐसा ही जीना है, ऐसा स्थिर हो जाना, इसको बोल रहे हैं है ईमानदारी। अब जीने जाएंगे तो क्या करेंगे? तो कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेंगे। तो अब उसके अनुरूप हमको लक्ष्य के अनुरूप कर्तव्य और दायित्व की मेरे में स्वीकृति हो जाना, इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। कि जिम्मेदारी का भाव आ गया है, मतलब अपने कर्तव्य और दायित्व की मेरे में स्वीकृति हो जाना। भागीदारी का मतलब हो गया अब उन्हीं कर्तव्य दायित्वों को करना अपनी जिंदगी में, दिनचर्या में लेकर के। भागीदारी मानव के स्वत्व स्वतंत्रता स्वराज्य का स्वरूप है। एक्चुअली स्वराज्य के स्वरूप में ही आता है ये, ऐसा करता हुआ मानव ही स्वराज्य के स्वरूप। मतलब ज्ञान संपन्नता, यानी कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्नता। ईमानदारी का मतलब है कि विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत मानव लक्ष्य की अपने अंदर स्वीकृति, और उसी को कह रहे हैं कि उसके अनुसार ही प्रयोजन को पहचान पाना, उसके अनुसार दिशा को पहचान पाना, ये सारा कुछ ईमानदारी में आता है। और जिम्मेदारी का मतलब है कि कर्तव्य और दायित्व अब उसके अनुरूप ही करना है। मतलब अब हमको लेस मात्र भी इधर उधर भटकने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि लक्ष्य समझ में आ गया है। तो ये मेरे अंदर ये स्वीकृत हो जाना, इसको जिम्मेदारी बोल रहे हैं। तो आप देखिए, समझदारी मेरे अंदर ही, ईमानदारी मानव लक्ष्य की स्वीकृति, जिम्मेदारी कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह की स्वीकृति, ये जिम्मेदारी है। अब भागीदारी में एक्टिव पार्ट आता है कि कर्तव्य और दायित्व का पालन कर, निर्वाह,
मतलब जो स्वीकृति में आया है उसका निर्वाह करने लगना। तो आप देखेंगे कहीं कहीं जिम्मेदारी और भागीदारी को एक ही दिया है, जैसे संविधान पढ़ेंगे तो जिम्मेदारी और ब्रैकेट में भागीदारी लिखा है, तो एक्चुअली स्वीकृति और करना ये दोनों ही इसमें आता है। जी भैया, इसमें और कुछ किसी को पूछना है? जी भैया। जी। जय श्री बहन। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। जो जिम्मेदारी की परिभाषा आई है विकल्प बुक में, हम्म। वो है व्यवहार कार्य, व्यवहार योजना में अनुभव सहज वैभव को परिणित करना। जी। ये प्रश्न पूछा था, ये परिभाषा नहीं स्पष्ट हो रही थी। आपने जो बताया वो स्पष्ट हो गया है, समझ में आ गया है। जी, जिम्मेदारी का। हाँ, परिभाषा विकल्प बुक में आई है परिभाषा, 39 हम्म। नंबर है। जी, दिख रहा है, व्यवहार कार्य, व्यवहार योजना में अनुभव सहज वैभव को परिणित करना। ठीक है, तो अनुभव सहज वैभव का मतलब क्या हुआ कि अनुभव में क्या आया तो जीवन ज्ञान संपन्न हो गया, तो उसी को कोल बोल रहे हैं कि भाई ज्ञान क्या होगा, अस्तित्व, अस्तित्व सह अस्तित्व है। और जीवन जो है वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, और 10 क्रिया संपन्न है, और मानवीयतापूर्ण आचरण का स्वरूप। तो इसको ही कह रहे हैं कि अनुभव सहज जो वैभव है उसको परिणित करना, मतलब योजना जी। में। ठीक है, अभी योजना तक है, भागीदारी मतलब वो करते रहा, करने लगना। जी, बढ़िया। अगला प्रश्न है, पदार्थ अवस्था की परिभाषा को स्पष्ट करें। ये भी हमें लगता है इसमें से कह रहे हैं, या मैं अपने अनुसार बोलूं? अपने अनुसार मतलब दर्शन के अनुसार ही बोलूंगा, मेरा अपने अनुसार कुछ भी नहीं है, दर्शन के अनुसार ही है। पद भेद से अर्थ भेद को प्रकट करने वाला। तो जी, एक्चुअली पद इसमें भेद, भी है। हाँ, यहाँ जो पदार्थ कहा गया है ये परिभाषा संहिता में भी देखेंगे तो जड़ चैतन्य सभी को देखिए, शुरुआत तो पदार्थ अवस्था से ही है, पदार्थ अवस्था से ही बाकी अवस्थाओं का ऐसे प्रकटन है। मतलब बाकी अवस्थाओं का मतलब जो जो ये है अपना जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था है, इसमें जीवन का प्रकटन नहीं उससे कह रहे हैं। मतलब या तो इस स्वरूप में अगर कह रहे हैं, बाकी गठनशील से ही गठन पूर्ण हुआ है, तो इसलिए उस रूप में भी देख सकते हैं। तो पद भेद से अर्थ भेद जब कह रहे हैं तो एक्चुअली अस्तित्व में 4 पद बताए हैं। पहला है प्राण पद, दूसरा है भ्रांत पद, तीसरा है देव पद, और चौथा है दिव्य पद। ये 4 पद बताए हैं। तो प्राण पद तक सब कुछ भौतिक रासायनिक है, भ्रांत पद मतलब जिसमें हम सभी हैं, और देव पद यानी जिसमें हमको जाना है, और दिव्य पद मतलब जिससे मानवीय परंपरा धरती पर आएगी। तो ये जो पद भेद है, इससे अर्थ स्पष्ट हो जाना, उसको बोल रहे हैं यहाँ पर पदार्थ अवस्था। पद भेद से अर्थ भेद प्रकट करने वाला। अब अगर जिसको पदार्थ अवस्था दर्शन में 4 अवस्थाओं के रूप में एक अवस्था को कहा गया है, तो वो तो हम सबको पता है कि गठनशील परमाणुओं में जो कुछ भी हो रहा है, या गठनशील परमाणुओं से जो कुछ भी हो रहा है, वो सब पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो चूंकि अगला प्रश्न जुड़ा भी हुआ है चौथा इससे, कि जड़ परमाणु से जीवन परमाणु की यात्रा। तो एक्चुअली जड़ परमाणु से जीवन परमाणु की यात्रा जो दर्शन में लिखा गया है कि जड़ परमाणु का मतलब है गठनशील परमाणु। इसको और नाम दिए गए हैं भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु। तो जब तक भूखे और अजीर्ण परमाणु हैं तो वो लेन देन करते हैं, मतलब अपने अंदर अंश को समाते हैं या अपने अंदर से अंश को निकालते हैं। ऐसी टेंडेंसी उनके अंदर देखी जा रही है कि किसी न किसी स्थिरता को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि ऐसा जो करने की टेंडेंसी है, उसमें मुझे ऐसा भी परमाणु दिखा जिसमें न तो देने की कोई टेंडेंसी है न लेने की है, वो पूरा हो चुका है। उसको गठन पूर्ण बोले कि अब उसके अंदर से अंदर बाहर आने जाने का कोई भी कार्यक्रम अंशों का नहीं है। मतलब जैसे कमरा बंद ताला बंद हो गया, अब जो कुछ भी होगा अंदर ही होगा, अब बाहर से अंदर कुछ आने का जुगाड़ अंशों का नहीं है। तो इसको कह रहे हैं कि जड़ परमाणु से जीवन परमाणु इस ढंग से हुआ। तो उसमें उसमें जड़ परमाणु का मतलब है जिससे जड़ जगत पूरा है, मतलब
जिसको पदार्थ राशि कह रहे हैं या प्राण अवस्था कह रहे हैं, सारे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का शरीर और मानव का शरीर, ये सब जड़ परमाणु से निर्मित है। और जीवन परमाणु मतलब जो समृद्ध मेधस वाले शरीर को चलाता है, ऐसे परमाणु को जीवन परमाणु यहाँ कहा गया है। और जी, बीच में नित्य वर्तमान स्पष्ट करें, ये प्रश्न है जी। और इसमें जो तीन अभी मैं रखा हूँ, एक, दो और चार, तीन, तीसरा प्रश्न का नहीं रखा हूँ। इसमें कुछ बात और पूछनी हो तो बताएं। जी भैया, जी। ये जो प्रश्न था जड़ परमाणु से जीवन परमाणु की यात्रा, ये हमारे ग्रुप में से सीमा दीदी का था। सीमा दीदी यहाँ उपस्थित है, दीदी से पूछ लेते हैं समाधान हुआ या नहीं। सीमा दीदी। सीमा दीदी सभी दिल्ली को से। नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते सीमा जी, नमस्ते। जी दीदी, कुछ क्लैरिटी और हुई है, थोड़ा और पढ़ेंगे तो और हो जाएगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली करना ही यही है कि हम्म। जीवन परमाणु को समझना, और समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, यही पूरा क्रम ही है। मतलब जी जी संपूर्ण दर्शन ही इसी क्रम में आ जाता है। जी। तो जड़ परमाणु से जीवन परमाणु की यात्रा, तो इसको इसी ढंग से बाबा जी ने लिखा है, क्योंकि जड़ से चैतन्य होते हुए ऐसा बाबा जी भी कहीं नहीं कह रहे कि मैंने देखा कि जड़ से चैतन्य परमाणु ऐसे हुआ। ठीक है, वो कह रहे हैं जब मैं देखा हूं तो जड़ भी थे और चैतन्य भी थे। और जड़ के अंदर जो है भूखा परमाणु, अजीर्ण परमाणु के रूप में मैंने गठनशीलता को देखा, और जीवन परमाणु जिसमें मैंने गठन पूर्णता को देखा, उसके अंदर कोई आदान प्रदान ऐसा नहीं देखा। तो इस तरह से इन दोनों को कह रहे हैं, तो इससे लगता है कि गठनशील से गठनपूर्ण हुआ। जी। तो भैया, जब ये संक्रमण होता है तो क्या परिस्थिति रहती होगी, ऐसा उनका प्रश्न था कि ऐसे कौन से सिचुएशन में ये परिवर्तन या संक्रमण होता है। इसमें भौतिकवाद पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण है कि जी मध्यांश में एक ही अंश होता है, और बाकी परिवेशों में 2, 8, 18, 32 के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं, और मध्यांश में एक ही उनको संतुलित कर लेता है। ऐसी स्थिति को बाबा जी बोले हैं। और इसमें जो परिवर्तन मुख्य रूप से बोले हैं, वो बोले हैं कि जड़ परमाणु के अंदर जो है वो भार बंधन और अणु बंधन देखा गया। वो भार बंधन रहता है और अणु बंधन रहता है, मतलब भार रहता है उसमें, और वो अणु के रूप में मल्टीप्लाई भी होते हैं। लेकिन जो जीवन परमाणु जब संक्रमित हुआ, तो उसके अंदर भार बंधन अणु बंधन नहीं है, अब वो भारहीन है। मतलब जीवन परमाणु भारहीन है और अणु नहीं बनाता, मतलब एक दूसरे से जुड़ता नहीं। और लेकिन इसके अंदर तीन बंधन बताते हैं बाबा जी के, तीन बंधन इसमें जो है वो दिखने लग जाते हैं, जैसा कि हम सभी अपने अंदर देख ही सकते हैं। इच्छा बंधन, आशा, मतलब इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन। तो भार बंधन अणु बंधन से इच्छा, विचार, आशा बंधन हो जाता है इसमें। तो ये स्पष्ट अंतर दिख रहा है। बाकी जो गठन पूर्णता की प्रक्रिया है, वो अंशों के समाने और निकलने के क्रम में एक स्थिति ऐसी बता रहे हैं कि जिसमें मध्यांश में एक अंश, और बाकी परिवेशों में जो 2, 8, 18, 32 यानी 60 अंश व्यवस्थित होते हैं। पहले परिवेश में 2 अंश, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो इस क्रम से इसमें जो परमाणु परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एक वो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सूत्र है 2n², वो यहाँ पर तो लागू होता है, लेकिन अंशों बाहरी परिवेश के लिए लागू हो रहा है 2, 8, 18, 32। मध्यांश जी में, हाँ, उसके भौतिक में देखेंगे तो जो पढ़ाया गया है उसमें जितने बाहरी परिवेश में होते हैं उससे ज्यादा मध्यांश में होते हैं। मतलब मध्यांश में उतने तो होंगे ही, और भी ज्यादा होते हैं। जीवन हम्म परमाणु में ऐसा नहीं कह रहे हैं। जीवन परमाणु में मध्यांश में एक ही होता है, और वही जो है वो नियंत्रित, मतलब उसके ही नियंत्रण में पूरा चारों परिवेश होता है। जब तक नहीं है तब तक वही मनमानी है। हो जाता है तो फिर उसी को अनुभव मूलक जीना बोलते हैं। तो व्यवस्था के स्वरूप में ऐसा ही है। जी दीदी।
धन्यवाद भैया। बाकी समाधानात्मक भौतिकवाद में और स्पष्ट होगा। जी। एक एक प्रश्न है, नित्य वर्तमान को स्पष्ट करें। तो नित्य वर्तमान का मतलब ही है कि इसके परिभाषा संहिता से बोले हैं या अम, क्योंकि तब मैं भैया उसको जो परिभाषा आई थी हम्म। उसमें जी, नित्य वर्तमान है। चलिए ठीक है। नित्य का मतलब होता है कि जो बदलता नहीं है उसको नित्य बोलते हैं, इसीलिए व्यापक को नित्य बोलते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो वो नित्य है। और अगर नित्य वर्तमान को देखेंगे तो संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान मतलब पीछे भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही होगा, इसलिए इसके लिए कोई भूतकाल भविष्य काल जैसा शब्द बनता नहीं है। क्योंकि मानव जो है हर चीज को क्रिया के फ्रेम में देखता है, तो हर चीज को समय के फ्रेम में देखता है, इसीलिए भूतकाल और भविष्य काल उसके लिए है। लेकिन अस्तित्व ऐसा नहीं है, अस्तित्व के लिए ही नित्य वर्तमान शब्द प्रयोग किया गया है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में ही है, कब से है इसका कोई प्रश्न ही नहीं है, कब तक रहेगा ये भी प्रश्न नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये नित्य वर्तमान है, मतलब इसका कब से कब तक यहाँ प्रश्न टिकता ही नहीं है, इसके लिए प्रश्न बनता ही नहीं है। अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में ही है, यानी व्यापक में संपृक्त इकाइयां हैं। कोई काल ऐसा होगा जबकि इकाइयां मतलब इकाइयां ऐसे उस समय न हो, मतलब कोई काल नहीं है जिसमें इकाइयां और व्यापक दोनों नहीं है। मैं थोड़ा सा उसमें कोई जगह, मतलब कोई जगह ऐसी हो सकती है जहां पे इकाइयां ना हो लेकिन व्यापक होगा। लेकिन कोई काल ऐसा नहीं है कि जब केवल व्यापक हो और इकाइयां ना हो, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका मतलब व्यापक और इकाइयां हमेशा ही हैं और सह अस्तित्व स्वरूप में ही है, इसी को बोल रहे हैं नित्य वर्तमान है। मतलब इसमें कोई आदि अंत का कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो जहां आदि अंत का प्रश्न नहीं बनता है वहां भूतकाल भविष्य काल का प्रश्न नहीं बनता है। तो वहां पर शब्द क्या है, तो वहां पर शब्द जो सबसे सटीक है वो नित्य वर्तमानता है, कि अस्तित्व नित्य वर्त रही है। मतलब अस्तित्व जो है व्यापक में संपृक्त इकाइयों के रूप में, प्रकृति के रूप में नित्य वर्त रही है, उसलिए उसके लिए नित्य वर्तमान शब्द आया है। ठीक है भैया। बढ़िया है। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के में एक रूपता सहज वर्तमान परंपरा। तो वर्तमान तो परंपरा नहीं है अभी, वर्तमान में तो संस्कृति पूर्णता के अर्थ में कृति को बोलते हैं। सभ्यता जो है वो मानव के उसमें आ जाना, मतलब सभी वैसा करने लग जाए उसको सभ्यता बोलते हैं। तो संस्कृति यानी जो पूर्णता के अर्थ में जो कृतियां है वो मेरे अंदर समा जाना, स्वीकृत हो जाना। सभ्यता यानी वो परम प्रचलन में आ जाना, परंपरा में आ जाना। और विधि मतलब उसके लिए जो भी नियम है, और व्यवस्था यानी उसके अनुसार ही सभी तरफ संतुलन जो देखना, उसके अनुसार ही मानव का जीना। तो अभी वर्तमान में तो नहीं है ये, इसलिए इसको कहेंगे कि मानव परंपरा में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में एक रूपता आएगी। अभी वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान परंपरा में तो नहीं है। अभ्यास दर्शन में इस पे बहुत डिटेल आएगा। जी। जी। संस्कृति का मतलब यही हुआ कि जो कुछ भी मानव के लक्ष्य के रूप में पहचान में आया है। तो मानव लक्ष्य जब पहचान में आता है तो मानव के समस्त संबंध भी लक्ष्य के रूप में ही पहचान में आने लगते हैं। फिर उन संबंधों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी कार्यक्रम है वो सब पूर्णता के अर्थ में हो जाता है। मतलब मैं अगर किसी के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, प्रकृति के साथ कार्य कर रहा हूँ, तो पूर्णता के अर्थ में कर रहा हूँ, पूर्णता के लिए ही कर रहा हूँ। तो ये सब संस्कृति का हिस्सा है। इसमें हमारा जितना भी त्योहार है, परंपरा है, या जो हम उत्सव मनाते हैं, सब इसमें आता है। सभी ऐसा कर रहे हैं, यही सभ्यता है। इसके लिए हमने कुछ नियम बनाए हुए हैं, वो विधि है। और व्यवस्था जो है मतलब वैसा सभी में है, इसको व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान में तो संस्कृति भी अलग अलग है, सभ्यता का पता ही नहीं है, विधि भी हर देश अपना बनाया है, हर राज्य भी अपना बना लेता है। ठीक है।
एक ही देश में भी पुलिस का अलग नियम है और जेल का अलग नियम है और बाहर अलग नियम है, सेना के लिए अलग नियम है। अगर सेना किसी को मारती है, बॉर्डर पे जान ले लेती है, तो उसको हम मेडल देते हैं। और कोई आदमी अगर देश के अंदर किसी की जान ले लेता है तो हम फांसी चढ़ाते हैं। तो मतलब हत्या ही हुई है ना। लेकिन अभी जो अव्यवस्था में ये जरूरी भी है, लेकिन ये परंपरा नहीं होगी इसकी। इसलिए कह रहे हैं ये सभ्यता अभी नहीं है, इसकी परंपरा नहीं हो सकती। ये अभी डैमेज कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए ठीक है, हो रहा है कि सीमा पर उस तरह का बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो देशों में फिर एक अव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अभी देखेंगे तो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, इसमें एक रूपता है ही नहीं, ये अलग अलग ही है। तो इसलिए वर्तमान में तो ये परंपरा नहीं है। जी। आशा दीदी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। समाधान हुआ आपका? आप पूछ हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ, धन्यवाद भैया। अ, आशा बात कर रही हूँ मुंबई से। जी नमस्ते, नमस्ते दीदी। नमस्ते। हो गया, मुझे काफी क्लैरिटी मिली है इसमें। जी, ये हम्म। आवर्तन की परिभाषा में ऋण धनात्मक गुण, स्वभाव, प्रकाश, सीमा, गतिपथ स्पष्टीकरण करें। हमें लग रहा है ये भी आगे का प्रश्न है। भी इस प्रश्न को लेने से मतलब क्या है, अभी सभी उससे जुड़ नहीं पाएंगे। आवर्तन ये अपने इसमें है क्या? अभी तो इसमें परिभाषा संहिता में है भी नहीं। इसमें शब्द ये आया हुआ है लाइन, जो अभी हम लोग पठन किए हैं। जी भैया, परिभाषा संहिता में है ये आवर्तन, आवर्तनशीलता, और ये अच्छा, 5 वर्ड्स आए हैं। अच्छा 5 आशा वर्ड्स आए दीदी। हैं। हाँ नहीं, ठीक है, परिभाषा संहिता में तो संपूर्ण वांग्मय का है। लेकिन जो है अभी जो हम लोग मतलब सभी लोग इससे जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे ये कह रहे हैं। ठीक है, इसमें जो परिभाषा है दोहराने वाली क्रिया, मतलब जो बार बार हो रही है। और क्रिया, श्रम गति परिणाम परंपरा, श्रम गति परिणाम से जुड़ा हुआ भी कोई प्रश्न आया है ना, 10वां आया है। और यथा स्थिति, उपयोगिता, पूरकता, सहज परंपरा, पदार्थ अवस्था परिणामानुषंगी होगा, प्राणावस्था बीजानुषंगी, जीवावस्था वंशानुषंगी। ये सब जो कह रहे हैं कि पदार्थ अवस्था परिणामानुषंगी, मतलब परिणाम के अनुसार ही उसमें वर्तता है सब कुछ, इसलिए उसको मतलब आवर्तन कह रहे हैं। प्राणावस्था बीजानुषंगी, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। संपूर्ण पदार्थ जो है ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। जीवावस्था वंशानुषंगी है, वंश के अनुसार एक जीव से अनेक जीव, फिर अनेक जीव से फिर अनेक जीव। तो ये सब चीजें जो है वो आवर्तन के रूप में दिखती हैं। ज्ञानावस्था में भी आवर्तन नहीं है, क्योंकि ज्ञानावस्था संस्कारानुषंगी है। तो संस्कारानुषंगी, जब संस्कार के अनुरूप ही इसमें आवर्तन देखा जाएगा, तो अभी इसमें आवर्तन नहीं है। मतलब संस्कारानुषंगी होगा तभी परंपरा में आवर्तनशील है। ऋण धनात्मक गुण, स्वभाव, प्रकाशन, सीमा, गति, पथ। ऋण धनात्मक का मतलब सम विषम है। सम विषम के अनुसार जो है गुण, स्वभाव, प्रकाशन, सीमा, गतिपथ। तो ये और अभी हम आगे के अध्ययन में इसको और स्पष्ट करेंगे। 7वां ले सकते हैं, भीगा और डूबा हुआ में क्या फर्क है। तो भीगा हुआ का मतलब ये एक्चुअली व्यापक में प्रकृति के संपृक्तता के अर्थ में ही ये शब्द आया हुआ है, भीगा और डूबा। कि प्रकृति जो है व्यापक में भीगी है और डूबी है। तो भीगा हुआ का मतलब ये हुआ कि डूबा, पहले डूबा समझ लेते हैं। डूबा हुआ का मतलब ये हुआ कि उससे बाहर नहीं हो सकता। जैसे बाल्टी के अंदर अगर आप रुमाल डुबा देंगे तो आप बाल्टी से रुमाल निकाल भी सकते हैं। लेकिन व्यापक चूंकि असीम है, उसका सीमा ही नहीं है, तो उसमें से कोई चीज बाहर हो ही नहीं सकती। इसलिए कह रहे हो डूबी हुई है। डूबी हुई मतलब बाहर हो ही नहीं सकती। बोलते नहीं ये व्यक्ति, यह चीज देखो डूब ही गया, डूब ही गया मतलब अब बाहर नहीं आ सकता। तो वैसे ही प्रकृति जो है व्यापक में डूब ही गई है, डूबी हुई ही है। मतलब उससे बाहर हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यापक असीम है। सीमा होता तब तो उससे बाहर होता कुछ। और भीगा का मतलब यह हुआ कि जो पदार्थ है उसके अंदर भी, जैसे संपूर्ण पदार्थ राशि देखेंगे तो परमाणु से ही
परमाणु से अणु, अणु से लेके ग्रह, गोल, पिंड, कोशिका सब बना हुआ है। तो एक परमाणु के अंदर भी, मतलब अगर देखें स्पेस कहाँ तक है, तो दो अणुओं के बीच में, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो है ही है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको बोलते हैं वो है ही। परमाणु के अंदर भी देखेंगे तो परमाणु के अंदर भी अंश घूम रहे हैं। तो अंश घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां भी स्पेस है, तभी घूम रहे हैं। तो यानी जो व्यापक है, ये इसमें ये परमाणु जो पदार्थ है वो व्यापक में केवल डूबा ही नहीं है, बल्कि व्यापक उस पदार्थ के अंदर भी हर हर जगह पर है। यानी कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जगह नहीं। तो बाहर के लिए भी सत्य है और परमाणु के अंदर के लिए भी सत्य है कि अंदर भी, यानी पदार्थ के अंदर या परमाणु के अंदर कहें तो वहां भी व्यापक है। तो इसलिए कह रहे हैं, उसको भीगा कह रहे हैं। भीगा मतलब जैसे रुई को या कपड़े को पानी में अगर डुबा दिया तो उसके थोड़ी देर में हम बोलते हैं देखो भीग गया, पूरी तरह से भीग गया। पूरी तरह से भीग गया मतलब उसके रेसे रेसे में सब जगहों पे पानी चला गया। तो इसको कह रहे हैं कि व्यापक जो है कण कण के मतलब अंशों तक व्यापक है। इसी को डूबा भीगापन कह रहे हैं। अब आगे जो कह रहे हैं भीगे होने से चुंबकीय बल संपन्नता है, ये मानव व्यवहार दर्शन का जब अध्याय सहअस्तित्व पढ़ेंगे तो उसमें और इसकी चर्चा करेंगे, ज्यादा स्पष्ट होगा। कि अभी चूंकि वो थोड़ा सा जो जो अभी उस वांग्मय को पढ़े नहीं होंगे, आप लोगों में से ज्यादातर पढ़े होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन्हें एक रहस्य जैसा लगेगा। उसमें बाबा जी ये बोलते हैं कि जो भीगा है, व्यापक में भीगा हुआ है, व्यापक में अंश भीगा हुआ है, तो अंश भीगे होने के कारण उसके अंदर चुंबकीय बल संपन्नता है। उसी चुंबकीय बल संपन्नता के कारण अंशों में मूल चेष्टा है, यानी अंशों में गति है। तो इसको कह रहे हैं। तो कैसे का प्रश्न जो यहाँ पर आ रहा है, चुंबकीय बल संपन्नता कैसे है? तो कैसे है का प्रश्न यही है कि व्यापक में डूबा, भीगा, घिरा, मतलब जो भीगा हुआ है वही उसका कारण है। कैसे का मतलब कारण हम पूछ रहे हैं कि चुंबकीय बल संपन्नता कैसे है। तो व्यापक को चूंकि मूल ऊर्जा कह रहे हैं, निरपेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं, चूंकि इकाइयां क्रियाशील है और क्रियाशील होने का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, एक ही कारण पता चलता है कि वो भीगा हुआ है, डूबा हुआ है। तो जो भीगापन है यानी उसके अंशों तक ऊर्जा समाया हुआ है, व्यापक समाया हुआ है, उस वही एक कारण दिखता है जिसके कारण लगता है कि उसके अंदर बल संपन्नता है। वही चुंबकीय बल संपन्नता है, उसके कारण ही मूल चेष्टा है, उसके कारण ही अंशों में गति है। सत्ता क्रिया शून्य है फिर भी इकाइयां ऊर्जा संपन्न कैसे हैं? तो इसका इसका भी। भैया जी एक मिनट, ये जो डूबा भीगा गिरा का बताया है एग्जाम्पल के थ्रू एक बार फिर से बता दो। जैसे आपने भीगे हुए का बताया है कि पानी में अगर रुई को डालो या रसगुल्ले को चाशनी में डालो तो वो अंदर तक भीग जाता है। तो ये भीगा हुआ का हो गया एग्जाम्पल। सिंपल अगर हम लें। हाँ, मतलब कोई भी और अंश उसका कुछ भी उसका काट पीट के निकाले तो वहां सीरा पहुंचा ही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जी। ये भीगे हुए का हो गया। हम्म। और डूबे हुए का और गिरे हुए का बता दो। डूबे हुए का तो बोला कि उसके बाहर कर ही नहीं सकते ना। जैसे अगर हम बाल्टी का उदाहरण लेंगे, व्यापक व्यापक स्वयं में उदाहरण है, बाल्टी का उदाहरण लेंगे तो उससे हम बाहर निकल सकता है कोई चीज, क्योंकि उसकी सीमा है। लेकिन व्यापक में प्रकृति है और व्यापक से बाहर हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यापक असीम है। तो बोल रहे हैं डूबा हुआ है, डूबा का मतलब उसमें से निकल ही नहीं सकता, बाहर हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाहर तब होगा जब कोई चीज सीमा सीमा में है, बॉर्डर है उसका। व्यापक तो बॉर्डर से मुक्त है, सीमा है ही नहीं उसमें, असीम है। तो इसलिए उससे बाहर कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो जब किसी चीज से बाहर कोई चीज नहीं हो सकती तो उसी को बोलते हैं डूबी हुई है। तो व्यापक में प्रकृति डूबी हुई है, ऐसा भाषा वहां पर बन रहा है। और घिरे हुए का? घिरे हुए का मतलब है कि व्यापक उसके हर तरफ है, वो डूबी हुई है और डूबे होने पर भी व्यापक उसके हर तरफ है। तो इसको एक्चुअली जब हम मानव व्यवहार दर्शन करेंगे तब हम, क्योंकि मुझे लग रहा है अध्ययन शुरू हुआ है अभी, तो यहाँ पर थोड़ा सा सभी लोग इससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब मानव व्यवहार दर्शन करेंगे तो उसमें जो सह अस्तित्व चैप्टर है उसमें इस पर डिटेल चर्चा होगी, जो भी भाई उसको लेंगे। और भौतिकवाद करेंगे तो भी उस पर डिटेल चर्चा होगी। तो दीदी जी दस भैया। साल 10 साल के अध्ययन शिविर से जुड़े हैं, तो अभी तो 10 दिन में
जी बढ़िया है। जी बढ़िया, थैंक यू। बढ़िया भैया जी। ये भीगा डूबा घिरा के कारण ये जो अभी जो हमें समझ में आया है जितना भी, उसके कारण ये जो अभी बिग बैंग थ्योरी प्रूव करने जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल टिकती नहीं है इस पे, क्योंकि व्यापक हाँ का सीन है, काल का कोई पता नहीं है। हाँ, नहीं जैसे दो थ्योरी को हम अभी मिला नहीं सकते। वो थ्योरी जो उनकी है, हो सकता है उसमें कुछ मिले, वो भी प्रयोग हो ही रहा है उसमें, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। बिग बैंग में भी मतलब जो प्रयोग किए सर्न प्रयोगशाला के अंदर, तो उसमें भी अभी क्या उपलब्धि हुई है क्या नहीं हुई है वो भी आया नहीं सामने, मतलब अभी प्रकट नहीं हुआ। तो अब अभी हम उसके आलोचना में जाना ठीक नहीं है। हमें लग रहा है कि जो विज्ञान विधि से जो आगे बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ने दिया जाए। बहुत सारी चीजों में विज्ञान अभी, जैसे प्रकाश की, हम लोग पढ़ते थे प्रकाश की किरणें आती हैं चल के आती हैं, फिर पता चलता है नहीं चल के नहीं आती हैं, वो तो उनमें एनर्जी प्रोपोगेट होती है, कण से कण तक प्रोपोगेट होते हुए आती है। बाद में फोटान आया कि एनर्जी पैकेट्स के रूप में आती है, वेव नेचर आया। तो इस तरह से अभी चीजें सेटल हो रही हैं। तो हो सकता है कि कहीं पहुंचे, लेकिन अभी हम उन दोनों को, क्योंकि वो जिस कल्पनाशीलता से उस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, वो कल्पनाशीलता हमारी नहीं है, तो इसलिए दोनों को भी हम मिक्स नहीं कर पाएंगे। वो एक अलग थ्योरी है, उस पे काम चल रहा है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैं अगर कह रहा हूं तो मैं अनुभव संपन्न नहीं हूं, तो मैं अपने अनुभव से नहीं कह रहा हूं। मैं बाबा जी के अनुभव की रोशनी में अभी अध्ययन कर रहा हूं, तो बाबा जी के अनुभव की रोशनी में जो चीजें अब तक मुझे समझ में आई हैं, वो मुझे सही लगी हैं। मैं उस पर जो है वो जी के देखा हूं, तो वो भी सही लगी हैं, स्वयं में या संबंधों में। तो इसके आधार पे हमारा भरोसा बना है कि जो पदार्थ के बारे में, व्यापक के बारे में और संपृक्तता के बारे में बाबा जी बोल रहे हैं, वो भी ठीक ही होगा, क्योंकि अब तक जितनी चीजों को जी के देखा है, जितना समझ में आया, वो ठीक ही लगता है। तो हम अभी अभी क्या है, हम भी अभी बाबा जी जो कहे हैं उसको मान ही रहे हैं, मतलब जांच रहे हैं, लेकिन माने हुए तभी जांच रहे हैं। तो माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो, जो एक वाक्य लिख रहे हैं। तो हम पहले मान ही लिए हैं, अब उसको जांच रहे हैं। जांच करके जब हमको स्पष्ट हो रहा है, जितनी जितनी चीजें, खासकर जो आचरण की चीजें हैं, वो तो स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो तात्विक ज्ञान है, जो व्यापक में संपृक्तता का अनुभव है, वो अभी होना शेष है। तो अभी हम दोनों को तुलनात्मक में जाएंगे। तो अगला अगर प्रश्न करेगा तो हमारे पास उस ढंग का, वैसे तर्क तो हम रख सकते हैं, लेकिन विज्ञान जो है वो चूंकि भौतिक विज्ञान का सारा अध्ययन भौतिक जगत का है, तो भौतिक जगत में भौतिकता ही प्रमाण के रूप में आता है। तो हम अभी भौतिक रूप में प्रमाण नहीं रख सकते, तो इसलिए उसको चलने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी उसमें जाएंगे नहीं। मतलब मुझसे व्यक्तिगत कहेंगे तो मैं ना तो कभी विज्ञान जगत का आलोचना करता हूँ कि विज्ञान कुछ कर रहा है उससे कुछ उपलब्धि नहीं होगा, न तो आध्यात्म जो अभी प्रचलित आध्यात्म है उस जगत की कोई आलोचना करता, न ही मध्यस्थ दर्शन की आलोचना का सवाल ही नहीं है। तो अभी हम तुलनात्मक अध्ययन तभी कर सकते हैं जब उसको बिग बैंग थ्योरी को पूरा पढ़ के, समझ करके, प्रयोग क्या चल रहा है उसको जान करके, वो सारा जब मैं भी उसका विशेषज्ञ हो जाऊंगा और मध्यस्थ दर्शन का भी हो जाऊंगा, तभी मैं तुलना में जा सकता हूँ दीदी। तो बाकी कोई किसी की पात्रता है कि वो ज्यादा उसको समझा हुआ है और मध्यस्थ दर्शन को भी ज्यादा समझा हुआ है, वो तुलना कर सकता है। जी भैया, धन्यवाद। जी जी बढ़िया है। तो सत्ता क्रिया शून्य है, फिर भी सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न कैसे हैं? तो इसका जो 8वें नंबर का अगर क्लियर हो जाएगा कि भीगी होने से ही चुंबकीय बल संपन्नता है, तो ये भी हो जाएगा कि व्यापक में ही भीगा है। सहअस्तित्व देखेंगे तो इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी घिरी हैं, और कुछ है नहीं, और कुछ जो है नहीं वो होगा नहीं। तो इसलिए भीगापन के कारण ही ऊर्जा संपन्नता है, चूंकि इसका मतलब व्यापक ही ऊर्जा स्वरूप है, उसमें डूबे हैं होने के कारण ही इकाइयां क्रियाशील हैं। इसका मतलब, तो सत्ता जब क्रिया शून्य है, तो क्रिया शून्य होते हुए भी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है ऐसा कह रहे हैं। तो क्रिया शून्य का मतलब ये हो गया कि स्वयं वो क्रिया नहीं है, स्वयं क्रिया नहीं है, लेकिन उसमें होने मात्र से चीजों में क्रिया है। ये भाषा यहाँ पर बन रही है। तो ये जब 8वां समझ में आ जाएगा, 7वां 8वां, तो 9वां भी स्पष्ट हो जाएगा। श्रम गति परिणाम को कहेंगे तो क्रिया के अर्थ में ही है ये।
समस्त क्रिया जो है उसमें श्रम है, श्रम के कारण गति है। जैसे परमाणु में देखेंगे तो मूल चेष्टा है, मूल चेष्टा ही श्रम है। मूल चेष्टा मतलब भीगे होने के कारण ही उसके अंदर बल संपन्नता है, चुंबकीय बल संपन्नता है, उसके कारण वही श्रम है, उसके कारण गति है, और गति के लिए कोई परिणाम है। तो अब इसमें होना क्या है, गठन, जब इसको पूर्णता, 3 पूर्णता बताए, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो क्रिया पूर्णता में जो है वो परिणाम का अमरत्व हो जाता है, और आचरण पूर्णता में जो है वो गति का गंतव्य हो जाता है, और श्रम का विश्राम हो जाता है। ये स्थिति आती है। तो अभी भौतिक रासायनिक जगत में देखेंगे तो श्रम गति परिणाम का मतलब ये हो गया कि जो ऊर्जा संपन्नता है उसके कारण क्रिया है, तो प्रकृति संपूर्ण क्रियाशील है। क्रिया है तो गति है, गति है तो परिणाम आता है। तो इस ढंग से इसको कहा गया है। ये भी मानव व्यवहार दर्शन में और स्पष्ट होगा जी। मैं इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि आगे की हमको पुस्तकें पढ़नी है, तो उस जगह पर जब हम इस पे डिस्कशन करेंगे तो हम एकदम सामने किताब रख करके और बिल्कुल उस पे डिस्कशन कर पाएंगे, तो ज्यादा स्पष्ट होगा जी। जी भैया। और ग्रुप में किसी का कोई प्रश्न है तो इससे रिलेटेड या इस जो भी कल पठन हुआ उसके ऊपर, तो कृपया रख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। भैया। जी अ, भैया सीमा बोल रही हूँ। कल जब जी। वो परिभाषाएं हम पढ़ रहे थे तो अध्ययन गम्य हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ तो अध्ययन गम्य का अर्थ मैंने तो ऐसे लिया है कि जो भी कुछ अस्तित्व में है वो सब अध्ययन विधि से समझा जा सकता है। बिल्कुल यही अर्थ है। इतना ही अर्थ इसका लें। इसमें एक टर्म आई थी, दीदी ने बताया था, निध्यासन। निधि ध्यासन हाँ, निधि ध्यासन, या वो थोड़ा परंपरा, सा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। निधि ध्यासन एक्चुअली परंपरा का शब्द है, उसको अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन यूज किया गया है कि जब हम चीजों को पचा लेते हैं उसको निधि ध्यासन कह रहे हैं। कि मतलब धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक जो नियम हमें स्वीकार हो जाता है, जो न्याय मूल्य हमें स्वीकार हो जाता है, स्वीकृति में आ जाता है, वो सब निधि ध्यासन में आ जाता है। तो निधि ध्यासन का मतलब ये है कि अब वो बदलेगा नहीं। मतलब जो श्रवण मनन निधि ध्यासन हमने जो सुना है, तो अभी सुना हुआ है, अभी हमारे पास खालीपन क्यों आता है, क्योंकि सुना हुआ के आधार पे हम जीते हैं। जी। मेरी अपनी ओनरशिप उस पे नहीं है। फिर हम्म। फिर उसमें से कुछ चीजें हमको पकड़ में आती हैं तो हमारा मन उस पे चलने लग जाता है, यानी उसमें तुलन विश्लेषण ज्यादा होने लग जाता है। उसी को कह रहे हैं कि वो मनन है। हम्म। अब उससे हम कहीं जाके टिक जाते हैं, मतलब मेरी ओनरशिप आ जाती है, नहीं ये ऐसा ही है, उसको बोल रहे हैं निधि ध्यासन। हम्म। तो उसके आगे मतलब आप समझिए कि इसको साक्षात्कार बोध की स्थिति को इससे जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, क्योंकि निधि ध्यासन अभी परंपरा का शब्द है हम्म। जी। जी भैया, धन्यवाद। बाकी जिनका इंटरेस्ट हो पतंजलि योग सूत्र पढ़ सकते हैं, पतली सी ही किताब आती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सभी किताबें पढ़नी चाहिए। जी। हाँ मतलब मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन दर्शन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज की समीक्षा कैसे कर पाएंगे, जो पढ़ सकते हैं। हाँ लेकिन मध्य दर्शन छोड़ के बाकी सब पढ़ेंगे तो फिर वही होगा कि हम हाँ मतलब मध्य दर्शन को पढ़ते हुए और पुस्तकों को भी हम पढ़ सकते हैं, तभी हम तुलना में जा सकते हैं। बहुत सारे जो व्यवहारिक प्रश्न हैं उनका उत्तर मेरे में आ सकता है, बहुत सारे जो समस्याओं का रूट में हम जा सकते हैं, इसलिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अभी सैपियंस पढ़ा, बहुत जी। दिनों से मन कर रहा था, वो भी किताब जी। ठीक जी। लगी हमें, तो पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ सकते हैं जी। जी। तो अभी 13 से 16 तक रखने के लिए कहे हैं, अगर प्रश्न और ना हो तो। जी भैया। ठीक है। तो इसमें 13 से लेकर के और 15 तक का कल मैं सारांश जब रख रहा था तो इसमें रख दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। 13 नंबर है
कि अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियों के रूप में समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों का रचना रचित होना और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना व परंपरा होना समझ में आया। तो ये बाबा जी अपने सत्यापन में बोल रहे हैं कि भौतिक रचना क्या चीज है। तो अगर इस धरती पर देखें तो इस धरती को जैसे भी ये धरती बनी, जिस भी विधि से बनी, ये ठंडी हुई या पदार्थ राशि इकट्ठा होकर के और ये एक दूसरे से जुड़ करके और एक ये धरती ठोस रूप में आ गई, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन जब ये धरती बनी तो यहाँ पे पदार्थ अवस्था ही रही, मतलब उसमें भी पदार्थ में भी ठोस और विरल ही रहे, मतलब ठोस था और हवा थी, तरल नहीं था। तो किसी ब्रह्मांडी किरणों के प्रभाव से ऐसा हुआ कि तरल राशि भी यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले और मिल करके एक बादल बने, और बादल बने तो फिर नीचे बारिश हुआ, बारिश हुआ तो फिर बारिश से गड्ढे, चूंकि धरती पे गड्ढे भी थे, वो पानी से भर गया तो तरल राशि से समृद्ध हो गया। तो धरती का पहला रसायन जो है पानी ही है। अब वो तरल राशि जो है वो परमाणु के और हवा के संपर्क में बहुत सालों तक रही, बहुत साल मतलब उसको लाखों में गिन सकते हैं। उससे जो है उसके अंदर कुछ रासायनिक बदलाव और हुआ, उससे पुष्टि तत्व रचना तत्व बना, मतलब जिसको प्रोटीन्स बोलते हैं, डीएनए आरएनए बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, उसी को पुष्टि तत्व रचना तत्व भी बोलते हैं। ये सब बना, मतलब उसी को हम सेल बोलते हैं। फिर आगे एमिनो एसिड्स वगैरह जो शब्द विज्ञान में चलता है वो सब बना। उसके बाद कोशिका बन गई, प्राण कोशिका बनी, कोशिका बनी तो मोनोसेलुलर बना, बाई सेलुलर बना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर सारे बनते गए। इसी क्रम में जो है फिर जो उन्हीं प्राण कोशिकाओं में ही एक बदलाव आया। एक प्राण कोशिकाएं थी जो जीव जंतुओं के बनते थे, उसमें भी परंपरा बनने में बहुत टाइम लगा। किसी भी एक वनस्पति की परंपरा बनने में जब तक वो बीज से उत्पन्न मल्टीप्लाई न होने लगे तब तक अस्तित्व में शोध चलता है। तो बीज से मल्टीप्लाई होने की स्थिति तक परंपरा, तो इस ढंग से लंबा एक प्रक्रिया चली। फिर उसमें कोशिका में कुछ बदलाव हुआ, उसी कोशिका में बदलाव से जो जीव जीव शरीर और मानव शरीर की रचना भी हो गई। इसको रचना क्रम बोलते हैं। एक्चुअली 13वां नंबर जो है ये पूरा रचना क्रम है। धरती के ऊपर जो रचना क्रम है वो किस क्रम में है उसको कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सह अस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है, जीवन भी उपलब्ध थे। अब जीवन कैसे शरीर को चला सकेगा? तो जीवन ऐसे शरीर को चला सकेगा जिसके अंदर मेधस होगा, समृद्ध मेधस होगा। तो समृद्ध मेधस जीव जंतुओं में भी है, इसलिए जीव जंतुओं के शरीर को चलाया। लेकिन जीवन शरीर को चला करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। तो जीव जंतुओं के शरीर का डिजाइन ऐसा है, और मेधस भी पूर्ण समृद्ध नहीं, समृद्ध तो है लेकिन पूर्ण समृद्ध नहीं है, तो उससे पूरा व्यक्त नहीं हो सकता है। उससे कर्म स्वतंत्रता जो जीवन के अंदर है वो शरीर के माध्यम से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर का डिजाइन ऐसा है। तो कल्पनाशीलता भी तृप्त नहीं हो सकती, कर्म स्वतंत्रता भी। तो इसीलिए अस्तित्व में विकास क्रम में जो है रचना क्रम में मानव शरीर हुआ। मानव शरीर में जो ब्रेन है वो पूर्ण समृद्ध है। पूर्ण समृद्ध को जीवन चलाने लगा अस्तित्व सहज विधि से। सह अस्तित्व चूंकि है ही, तो अस्तित्व सहज विधि से ही जीवन शरीर को चलाने लग गया ब्रेन के माध्यम से। तो ऐसा बाबा जी बोल रहे हैं कि मुझे समझ में आया। तो सह अस्तित्व में से के लिए सह अस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया। इसी को जो नित्य वर्तमानता भी हम लोग समझे हैं कि वो नित्य प्रभावी है, नित्य वर्तमान है, मतलब सह अस्तित्व है ही, कब से है, कब तक है। कहीं ऐसा तो ना हो सह अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई प्रश्न यहाँ बनता ही नहीं है, ऐसी कोई शंका भी नहीं बनती है। नित्य प्रवर्तमान, नित्य प्रभावी है। तो इसलिए तो यह नियति क्रम होना समझ में आया। नियति क्रम मतलब यही नियति क्रम है, मतलब नियम पूर्वक यही है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है और सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास है, जिसको रचना क्रम बोल रहे हैं कि रचना क्रम है, और विकास मतलब जो गठनपूर्ण परमाणु जीवन का, जीवन के स्वरूप में होना है। और फिर जीवन शरीर को चलाता हुआ अपने लक्ष्य को, जीवन लक्ष्य को, मानव लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ऐसा समझ में आया। तो नियत विधि जो बोले, वो नियत विधि जो है वो 4 अवस्थाओं के रूप में, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, 4 पद के रूप में।
प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद, इसी को पद भेद से अर्थ भेद भी कहा गया है। और विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, इसी को नियत विधि कह रहे हैं। तो कुल मिला के इतना ही है, 4 अवस्थाएं हैं। अगर एक धरती को देखेंगे तो, पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो भी 4 अवस्थाएं और व्यापक ही है। अस्तित्व में 4 ही पद हैं, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। और विकास क्रम विकास मतलब जो परमाणु के अंदर जो विकास क्रम है, उससे विकास जो है वो गठन पूर्णता के रूप में है। और जागृति क्रम जागृति, जो गठन पूर्ण हो गया, गठन पूर्ण होते ही वो जागृति क्रम में आ गया। अब जागृति क्रम का लक्ष्य क्या है? जागृत होना। तो अभी मानव केवल भौतिक संसाधन के उसमें पड़ा काफी दिनों से, तो इसलिए जागृति की सूचना का अभाव हो गया। जागृति होने के रूप में, मानव लक्ष्य के रूप में तो है, लेकिन सूचना का अभाव है कि जागृत होना है। और उस पे हमको मतलब एक निष्ठा भी नहीं बनी, किसी किसी को बनी आध्यात्म परंपरा में, तो कुछ कुछ प्रयास किए, उसी क्रम में बाबा जी भी प्रयास किए, तो जागृत हुए। तो जागृति निश्चित है, इसलिए बाबा जी बोलते हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, यानी अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व स्थिर जब कह रहे हैं तो नित्य प्रभावी को ही कह रहे हैं, नित्य वर्तमानता को ही कह रहे हैं कि व्यापक में संपृक्त प्रकृति ये है ही, ये स्थिर है और जागृति निश्चित है। इसलिए इसलिए शायद 10 वर्ष का अध्ययन रखा गया होगा कि कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से, अस्तित्व स्थिर है ही, जागृति निश्चित है। तो ये क्रम पूरा, ये नियति विधि इस क्रम में है। तो जागृति सहज मानव परंपरा ही मानव सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना। समझ में आया कि जागृति सहज ही मानव परंपरा होगी। जब तक मानव जागृत नहीं हो रहे हैं तब तक मानव की परंपरा तो नहीं होगी। इसीलिए अभी तक मानव समुदायों में, वर्ग संघर्ष में, पूजा पद्धति को ही धर्म मान लेने में, ठीक है, और मेरा धर्म और आपका धर्म, इस ढंग से देखेंगे तो बटा हुआ है। इसका मतलब धरती पे मानव परंपरा नहीं है। तो मानव परंपरा नहीं होना ये नियति क्रम नहीं है। नियति क्रम है कि मानव परंपरा होगा। तो मानव परंपरा कैसे होगा? तो जागृति सहज ही मानव परंपरा होगा। और मानवत्व सहित व्यवस्था, मानवत्व मतलब मानव का त्व, मानव का त्व जागृति ही है, समाधान संपन्नता ही है, उसके सहित व्यवस्था होगी, तभी समग्र व्यवस्था में वो भागीदारी कर सकता है। मानव अभी समग्र व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जहां जहां हाथ लगाया वहां कुछ बंटाधारी हो रहा है। मिट्टी खराब, पानी खराब, हवा खराब, संबंध खराब, धरती रहने लायक बची नहीं, ऐसा बात सुनने में आ रहा है। तो संबंध जीने लायक नहीं बचा, इसलिए संबंध जो है टूट करके न्यूक्लियर से अल्ट्रा न्यूक्लियर है, अल्ट्रा न्यूक्लियर से प्राइवेसी तक पहुंच गया, हर व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी तक, मतलब प्राइवेसी ही अभी प्रभावी होता चला जा रहा है। तो बोल रहे हैं ये हो नहीं पाएगा, मतलब होगा तो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में ही होगा, इसका ही नित्य वैभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। नुकसान क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? मानव परंपरा इस धरती पर नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा? मानव जिस ढंग से संसाधनों का दोहन कर रहा है तो धरती खत्म हो सकती है। धरती खत्म हो जाएगी, जीवन थोड़ी खत्म होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसे मैं सर्व शुभ सूत्र माना और सर्व मानव में शुभापेक्षा होना स्वीकारा। फलस्वरूप चेतना विकास मूल शिक्षा संविधान आचरण व्यवस्था सह सूत्र व्याख्या मानव सम्मुख प्रस्तुत किया। तो बाबा जी को जब ये समझ में आ गया तो समझ गए कि सर्व शुभ इसमें ही है, तो सर्व शुभ इसमें ही है, तो सर्व शुभ की अपेक्षा भी सभी में है। तो अब ये पूरी कैसे होगी? तो ये पूरी होने का विधि बता रहे हैं कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा, मानवीय संविधान, आचरण व्यवस्था, ये जब तक शिक्षा में नहीं आएगी, परंपरा में, तब तक चीजें नहीं आएंगी, तब तक मानवीय परंपरा नहीं होगी। तो शुभापेक्षा रह जाएगी, शुभ घटित नहीं होगा। शुभ घटित भी हो, केवल अपेक्षा ही न रह जाए, इसके लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा है, जिसमें हम सभी बैठे हैं अभी। ये भी जो हम संवाद कर रहे हैं चेतना विकास मूल शिक्षा का ही हिस्सा है जी। यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो? हाँ जी, एक एक बिंदु बचा हुआ है, उसको भी रख देते हैं। 16 नंबर, 13 से 16 ही लिखे थे ना भैया? अच्छा, टाइम भी हो ही रहा है तो जी एक ही भैया, बिंदु जी पे जी। सकते हैं जी। विकास क्रम में पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था है।
ये विकास क्रम जो कह रहे हैं रचना क्रम को ही कह रहे हैं। तो विकास क्रम में पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था है। पदार्थ अवस्था धरती में संपूर्ण प्रकार के खनिजों से संपन्न होने के उपरांत, मतलब संपूर्ण प्रकार के खनिज जो हैं जिनको हम भौतिक रासायनिक चीजें कहते हैं, वो सब पदार्थ अवस्था में आते हैं। उसके बाद प्राण अवस्था हुई, तो सभी प्रकार के वन, छोटे बड़े जंगल, अनेक प्रकार के वनस्पतियों से संपन्न होना पाया जाता है। वन खनिजों के संतुलन में मौसम ऋतु संतुलन रहना, यह भी समझ में आता है। साथ में यह भी समझ में आया कि मानव जागृति क्रम में जीव चेतनावश जीता हुआ समुदाय परंपराओं में मानव ही पशु मानव राक्षस मानव के रूप में छल कपट दंभ पाखंड द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध, ये सारी परिभाषा मानव व्यवहार दर्शन में आएगी। उसको जब मानव सहज प्रयोजन पढ़ेंगे उसमें सब आएगा, छल किसको कह रहे हैं, कपट किसको कह रहे हैं। तो छल कपट दंभ पाखंड द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध साम दाम दंड भेद रूपी कुचक्रवश संपूर्ण प्रकार के अपराध करना वैध मानकर जीना होता रहा, जिससे धरती बीमार हो गई। ये सब क्यों होता रहा? क्योंकि मानव जो है वो जीव चेतना को ही अपना जिंदगी मान लिया कि जीवों सदृश ही जीना है, आहार निद्रा भय मैथुन ही हमारा विषय है। तो जैसे जीव खाता पीता है, मल त्याग करता है, संतान पैदा करता है, वैसे मानव भी स्वयं को मान लिया कि हम भी खाते पीते रहेंगे और मल त्यागते रहे, मल मूत्र त्यागते रहेंगे, विसर्जन करेंगे और संतान का पैदा करते रहेंगे। तो अगर ऐसा ही करना था तो जीव के आगे अगली, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी यूं ही नहीं है बेवजह, तो अस्तित्व में जीव अवस्था के आगे की अवस्था के प्रकटन का कोई कारण नहीं है। फिर जीव अवस्था तक ही रहना था। इसका मतलब मानव को कुछ आगे का काम करना है। तो जीव चेतना को ही अपना चेतना मान लिया, इसलिए ये सारी चीजें जो निगेटिव चीजें हैं कह रहे हैं। खनिज कोयला, खनिज तेल, विकिरणी धातुओं को धरती से निकाल लेना, अपहरण कर लेना, धरती के साथ अपराध कर रहा है। इस क्रम में धरती बीमार हो गई। मानव के रहने लायक बचेगी कि नहीं बचेगी, यह प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब इसके विकल्प में प्रवाह बल से ऊर्जा प्राप्त करने का सुझाव है। प्रवाह बल मतलब जो नदियां बहती हैं, तो बहने में ऊर्जा है ही, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाए विद्युत ऊर्जा या अन्य ऊर्जा में, ऐसा सुझाव ये दर्शन कर रहा है। सौर ऊर्जा संबंधी उपकरणों को सस्ता बनाने के लिए हवा तरंग को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए सुझाव है। यह राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सोचने के लिए मुद्दा सुझाया गया है। तो अभी ये बाबा जी ये सारी बातें कब कह रहे हैं? अभी 20वें दशक के अंतिम में कह रहे हैं लगभग, लेकिन अभी 20वीं सदी के, अभी हम 21वीं सदी में है। तो 21वीं सदी में देखें तो सारे सुझावों पे अमल शुरू हुआ है। अभी हम सोलार पे ज्यादा जा रहे हैं। अब यह है कि उसमें बनाने की विधि और पैनल जो बनते हैं उनके बनने की विधि और जो डिस्पोज करते हैं वो सारे, अभी बहुत सारा उसमें भी सेटल होना ठीक है, मतलब। लेकिन लोग सोच रहे हैं, भले ही भय में सोच रहे हैं, अभी समझ के सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, भय में सोच रहे हैं कि कोयला अगर इतना जलाया तो फिर ऐसा होगा, फिर कोयला खत्म भी हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म भी हो जाएगा, गैस खत्म भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय योजना में ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व सह अस्तित्व के स्वरूप में है। अस्तित्व में विकास क्रम है, जिसको हम रचना के रूप में परमाणु से लेकर के कोशिकाओं तक के रूप में देख रहे हैं। अस्तित्व में विकास है, यानी परमाणु जो है वो विकसित होकर गठनपूर्ण जीवन के रूप में आता है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व में विकास क्रम है, अस्तित्व विकास है, अस्तित्व में विकास है। जो विकसित हो गया वो जागृति क्रम में है और जागृति है। ये 5 सूत्र हैं, इसी में पूरा दर्शन है। बाबा जी ये 5 लाइन ही सबको बताते थे, नहीं समझ में आया तो 5000 पेज 4500 पेज लिखना पड़ा। अब हम सबको 10 साल उसको बैठ के अध्ययन करना पड़ रहा है। भाषा ठीक नहीं है, हम सहज स्वीकारे हुए हैं। तो ये बाबा जी का सत्यापन अभी तो आगे भी है, लेकिन ये 13 से 16 तक जितनी बात थी वो मैं रखा हूँ। बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, 2-3 मिनट है। आप सभी नमस्ते भैया। जी जय श्री बहन। भैया नियति क्रम थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, और नियति विधि। हाँ, नियति क्रम का मतलब है कि क्रम यही है कि जो हम कह रहे हैं कि रचना क्रम, और मतलब विकास क्रम विकास, और जागृति क्रम जागृति को ही नियति क्रम कहा गया है। जो विकास क्रम विकास है और जागृति क्रम जागृति है, यही नियति क्रम है। अब जो नियत विधि है उसमें ये सारा जो नियति क्रम है उसके अनुसार जो सारी विधि है वही नियति विधि है। विधि क्या है कि विकास क्रम विकास में क्या आएगा, तो विकास क्रम में देखेंगे तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था इतना ही आएगा।
और जीव अवस्था का शरीर और मानव का शरीर वो भी प्राण अवस्था का ही है। फिर जागृति क्रम में देखेंगे तो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो जागृत किसको कह रहे हैं? तो जागृत मतलब मानव जब अनुभव संपन्न हो गया, जागृत हो गया, तो जागृति कह रहे हैं। तो नियति क्रम में जो विधि है वो यही है, 4 अवस्थाओं के रूप में और 4 पद के रूप में। अस्तित्व में 4 ही पद हैं, बाकी सारे पद मानव के बनाए हुए हैं। तो प्राण पद जो है वैभवित है ही। प्राण पद मतलब प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, ये पूरा चक्र है, इसको प्राण पद चक्र बोलते हैं। उसमें प्राण पद जो है उच्च उच्च विकास है, मतलब पदार्थ का जो एक उच्च विकास है वो प्राण पद है, मतलब जो कोशिका और उसमें वनस्पति शरीर, मानव शरीर, जीव शरीर, इसलिए उसको एक पद कह रहे हैं। उसके बाद जो है जीवन जब उस शरीर को चलाता है, प्राण से बने हुए शरीर को, तो फिर वो आ जाता है भ्रांति पद में। तो भ्रांति पद में क्या चीज है? जीव अवस्था और भ्रमित मानव, ये जो चक्र है इसको भ्रांति पद चक्र भी बोलते हैं। तो इसको जो उच्चतम रहेगा वो भ्रांति पद ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद संक्रमण ही होगा, तब देव पद में आएंगे। देव पद का मतलब ये हो गया कि मानव समाधान संपन्न हो गया और प्रमाणित भी किया, तो मानव से देव मानव, ये जो चक्र है इसको देव पद चक्र बोलते हैं। इसमें देव पद ही उच्च विकास है। उसके आगे फिर जागृति पद है, जिसको हम दिव्य पद कह रहे हैं, पद मुक्ति भी उसको कह रहे हैं। तो ये सब नियत विधि है, मतलब जो नियति क्रम है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, इसमें विधि क्या है? तो विधि यही है कि 4 अवस्थाओं के रूप में रहेगा ही, और उसके अंदर जो पद हैं, ये 4 पद हैं, इसमें जो दिव्य पद है वो जीवन पाने के लिए, मतलब जीवन जागृति के लिए आवश्यक है। जी जी भैया। बढ़िया, सभी का आभार। बाकी बताएं और कोई उत्सव कुछ शेयर करें, करना हो तो। कई सारे मेरे परिचित लोग दिख रहे हैं, सिर्फ सुमन बाला दीदी दिख रही हैं। किसी का नाम से मैं पहचान न पा रहा हूं तो क्षमा करिएगा। बाकी सचिन भाई दिख रहे हैं, आशा शालिनी दीदी दिख रही हैं, आशा गाबा दीदी तो अभी नहीं दिख रही हैं, रोमिला दीदी दिख रही हैं। ये हूँ मैं। अच्छा हाँ, इधर है जी। जी जी दिलीप भैया, भाई दिख रहे हैं जी। अभी आज के सत्र में जो भैया ने स्पष्टीकरण दिया, उसमें मुख्य रूप से जो भी ध्यानाकर्षण हुआ है, तो समझदारी मतलब क्या? तो समझदारी मतलब मानव का लक्ष्य समझना। ईमानदारी मतलब मानव का लक्ष्य स्पष्ट होना। और जिम्मेदारी मतलब जो मानव का लक्ष्य स्पष्ट हुआ, उसका कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह के प्रति स्वीकृति करना। और भागीदारी मतलब कर्तव्य और दायित्व का वहन करना। ये खास भैया ने ये मुद्दों पर ध्यानाकर्षण किया। और अंत में जैसा नियति क्रम क्या है, तो नियति क्रम मतलब 4 अवस्था और 4 पद। ये और इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से भैया ने समझाया। तो आज के सत्र में हम यही रुकते हैं। जो भी कुछ अपने प्रश्न है तो कृपया शेयर करें, ताकि उसके ऊपर कल उत्तरित किया जा सकता है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी आप को सभी का नमस्कार। आभार, बाबा जी का आभार। जी भैया। सभी का दिन दिन शुभ हो। जी, इसी के साथ धन्यवाद भैया, नमस्ते। आज का नमस्ते सत्र यहीं रोकते हैं। जी, नमस्कार नमस्ते। सभी को।